हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे कृषि विज्ञान की एक क्रांतिकारी शुरुआत के साथ। हम 11वीं और 12वीं की बुक्स करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपका 11वीं और 12वीं के जो बच्चे परसुइंग में 11th और 12th में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। और साथ साथ में जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं टॉपिक टू टॉपिक अध्ययन करवाऊंगा। इससे बाहर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बट आपको 11th और 12th की जो एग्रीकल्चर की बुक्स हैं वो टोटली करवाऊंगा। बाकी जो 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि हम 11th का पूरा सिलेबस करवाएंगे, 12th का पूरा सिलेबस करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट के अलावा देखें तो हमारी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एग्रीजोन फॉर एग्रीकोर्स एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर 11th और 12th का बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम एज ए ट्यूशन आपको डेली टारगेट देते हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है बताते हैं। अभी बोर्ड ने क्या किया है, थोड़ा सिलेबस को कट कर दिया है, परंतु हम आपको आगे की सोच रखकर 11th और 12th की दोनों बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे, ताकि आपके आगे होने वाले जेट एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए और आपका पहले झटके के अंदर ही सिलेक्शन हो। देखिए बच्चों, कभी भी सिलेक्शन होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो वो अगर आप 100% दे रहे हैं तो ही होगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा मोटा पढ़ लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, इससे सिलेक्शन आजकल होता नहीं है। एग्जाम आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत इजी था सर, एग्जाम बहुत इजी था, ये प्रश्न मेरे को आ रहा था, ये मेरे को आ रहा था, परंतु वो प्रश्न आपके 50% रहते हैं जो आप कहते हो कि हमें आ रहा था, परंतु जो 50% क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको ज़्यादा पढ़ने पर ही आप उसको टैकल कर सकते हैं, अच्छे से उसके अंदर आप परफॉर्मेंस है अपनी दे सकते हैं। तो आज अपनी बात करेंगे एग्रीकल्चर के 11th की बुक्स के बारे में। 11th का पहला चैप्टर अपने पढ़ेंगे भारतीय कृषि, और इसका इतिहास और इसकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th की एग्रीकल्चर की बुक करवा रहा हूँ, इससे बाहर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत होता है, परंतु मैं इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी जेट का एग्जाम हो चाहे कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, दोनों में बाहर नहीं आता है। दूसरी बात, हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर आपको बहुत सारे कोर्सेज उचित रेट पर मिलेंगे। हम किसी भी प्रकार की लूट खोज नहीं मचा रहे हैं, धनवान हमें बनना है, परंतु टाइम लेकर बनना है, ठीक है। तो ऐसा है, मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत है वो काम आएगी, कभी न कभी कहीं न कहीं आपको किसी न किसी प्रकार से काम आएगी। पहले दिन से अंतिम दिन तक मैं आपको मेरे साथ जुड़े हुए रखना चाहता हूँ, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें वो कृपया करके अपने सहपाठियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, और ऐसे करके एक लाइन बन जाएगी तो सभी का भला ही भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने बात करते हैं भारतीय कृषि की। भारत के अंदर कृषि क्या है भाई? भाई हम तो सभी पढ़ते रहते हैं सर, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। सर हम तो पीढ़ियों से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, या हमने ये भी सुना है सर कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत की कृषि है वो क्यों इसके सफल होने के कारण हैं, या प्रमुख होने के कारण हैं, कृषि प्रधान क्यों कहा जाता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों है? क्योंकि भारत की लगभग 70% जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो किस पर निर्भर करती है बेटा? यह कृषि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? 70% जनसंख्या
वो क्या है, कृषि पर निर्भर करती है। इसी कारण भारत को कृषि प्रधान देश है वो कहा जाता है। और बहुत से अपने ग्रंथों के अंदर देखा जाए तो भी कृषि का वर्णन है, यानी भारत की जो कृषि है वो सिंधु सभ्यता से पहले की जा रही है। सिंधु सभ्यता से की जा रही है, सिंधु सभ्यता से की जा रही है। दूसरा अगर अपने देखें तो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता है, इन सभ्यताओं के अंदर भी कृषि के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? कृषि के अवशेष मिले हैं। क्या क्या मिला है बेटा? इसमें हल मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए मिले हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि लगभग 5000 साल पुरानी है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल पुराना ही अपने को अवशेष मिले हैं, अपने को साक्ष्य मिले हैं। तो भारत की कृषि जब से यहाँ पर किसी ने, मनुष्य ने रहना स्टार्ट किया है, तब से ही क्या है, भारत की कृषि है वो भारत में की जा रही है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर है। कहाँ पर है? रोम इटली के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है वो 1945 में 16 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर को। इसीलिए 16 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं बेटा? खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। जो खाद्य एवं कृषि जो अपना संगठन है उसके एक वैज्ञानिक हैं। कौन वैज्ञानिक? प्रोफेसर के एल मेहरा। के एल मेहरा ये बताते हैं कि भाई हमने बहुत सारे शोध किए और शोध से हमें पता चला कि सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी है वो, उसके किनारों पर खेती की जाती थी। किनारों पर क्या की जाती थी? कृषि किया जाता था। इसीलिए सबसे पुरानी सभ्यता यही है। और देखा जाए तो सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा, जो कि पीलीबंगा में स्थित है, और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पर क्या हुआ है? जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि प्रमाणिक रूप से बहुत ही पुरानी है। और यहाँ के लोग दो फसलें एक साथ लेते थे। दो फसलों को एक साथ लेना क्या कहलाता है? आजकल तो अपने क्या कह देते हैं? अपने कह देते हैं मिश्रित फसल लेना। परंतु लोग पहले भी परंपरागत रूप से उनको अनुभव था, दक्षता थी उनमें, और दो फसलें लेते थे। यहाँ पर जुते हुए खेत में किसके अवशेष मिले हैं बेटा? जौ के और गेहूं के अवशेष मिले हैं। किसके? जौ और गेहूं के अवशेष मिले हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी कृषि अर्थव्यवस्था है कौन सी? भारत की सबसे पुरानी कृषि सभ्यता, जो कि क्या है? सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है विश्व के अंदर। और जो दो फसलें मिला के, साथ में मिला के खेती करते थे, वो कहाँ के लोग थे? वो मेरे भारत महान के लोग थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। 70% जनसंख्या है वो क्या होती है? इसकी कृषि करती है और कृषि पर आधारित रहती है।
दूसरी बात देखी जाए तो इसका जो 51% क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल का 51% क्षेत्रफल पर भी क्या होती है, भारत के 51% क्षेत्रफल पर कृषि होती है और लगभग 18% का ये योगदान है वो कृषि करती है। मैं आपको नॉर्मल, ये कोई लेवल नहीं है, जीरो लेवल है, ठीक है, जीरो लेवल से मैं आपको पाठ करवा रहा हूं एक तरीके से, ठीक है, एक एक लाइन, एक कोई भी लाइन छोड़ नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। याद रखिएगा इन सब चीजों को, ये आगे आपके बहुत काम आएगी, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने देखें तो कुछ एक वेद है, जैसे महाभारत। महाभारत में आपने देखा होगा एक वहां पर सभाएं होती थी, क्या होती थी, सभाएं होती थी, और सभाओं के अंदर सभा चलती रहती थी, राजा अपना भाषण देता रहता था, ठीक है। भाषण देते देते इतने में एक महानुभाव की एंट्री होती थी, और वो महानुभाव कौन होता था, महानुभाव होता था नारद मुनि। कौन होता था, नारद। और नारद क्या कहता है युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर आप अपने राज्य में स्थान स्थान पर कुएं बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, तालाब बनवाओ, ताकि आपके जो राज्य है उसमें जनता वर्षा पर निर्भर न रहे। किस पर निर्भर न रहे, वर्षा पर निर्भर न रहे। तो यहाँ पर महाभारत के अंदर किस प्रकार का उपदेश दिया गया है, जल संरक्षण का उपदेश दिया गया है। किसके द्वारा, नारद के द्वारा दिया गया है जल संरक्षण का उपदेश। महाभारत के बाद में अगर अपने देखें तो एक 4 वेद थे, उसमें से एक वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में कीट सुरक्षा, फसलों की कीट सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, फसलों की कीट सुरक्षा के बारे में अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो व्राहमिर, कौन थे, व्राहमिर। व्राहमिर ने अपने ग्रंथ लिखा, कौन सा, वराह संहिता। कौन सा ग्रंथ लिखा था, वराह संहिता ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया था, जैसे मृदा का वर्गीकरण किया था, काली पीली धोली मिट्टी वर्गीकरण किया था। साथ में क्या किया था इन्होंने सिंचाई प्रणाली के बारे में भी बताया था कि कैसे कैसे सिंचाई करते हैं। आजकल तो आधुनिक सिंचाई विधियां आ गई है, पहले क्या होता था, नाली विधि, कुंड विधि, क्यारी विधि, फ्लूडिंग विधि। तो ये सारी की सारी विधियां हैं, वो भी इन्होंने व्राहमिर जो संहिता है उसके अंदर इन्होंने वर्गीकरण किया है। और कृषि की प्रणाली, खेती के प्रकार भी इन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पता करना है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए पुरानी जो कृषि थी उसके अंदर तो आपको परंपरागत अनुभव और दक्षता जरूरी थी, परंतु आधुनिक काल के अंदर आपको खोज यानी अनुसंधान करने की भी जरूरत है। उसके बाद में आपको यंत्रीकरण की भी जरूरत है। उसके बाद में आपको ज्ञान की भी जरूरत है। वो भी कैसा ज्ञान, कर्मिक विकास। जैसे जैसे कई रहने के टाइम के सागे चालना चाहिए भी, ये कर्मिक विकास के ज्ञान का होना भी जरूरी है, जो ताकि नई नई तकनीकियों को आप ग्रहण करो और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो। एक कृषि स्नातक यानी कृषि के अंदर अगर सिद्धि प्राप्त आपको हुई है, जो कृषि स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर कर ले वो कृषि स्नातक हुआ है, ठीक है। कृषि स्नातक न आजकल तो देखो बनावे ही है, यही प्राइवेट कॉलेज में बेटा एडमिशन मत लेना, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में आज के टाइम में बीएससी करने के पक्ष में नहीं हूं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर करोगे तो कोचिंग वालों को तो फायदा ही है, पहली बात तो, ठीक है। पर मेरी राय में आपको प्राइवेट के चक्करों में नहीं उलझना है। 962 सीट है एग्रीकल्चर जेट की, 962 यानी 962 सीटों के लिए आपको संघर्ष करना है। उसके बाद में आईसीआर की भी बचती है, आपको एक सीट चाहिए और उस सीट के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। 11वीं से लग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आगे अपने बात करते हैं, वराय मेयर ने वराय संहिता लिखा है जिसमें वर्धा वर्गीकरण के बारे में बताया, सिंचाई प्रणाली और कृषि प्रणाली के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए एक बुक लिखी भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास है वो बुक किसने लिखी थी? इस बुक के अंदर जो आधुनिक कृषि का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, उसके बारे में टोटली बताया गया है। और इस बुक के लेखक कौन थे? एम एस रंधावा थे। कौन थे? एम एस रंधावा नामक वैज्ञानिक थे जो कि इस बुक के लेखक थे, एम एस रंधावा, जिसमें आधुनिक कृषि के इतिहास के बारे में जानकारी है वो अवेलेबल करवाई गई है। ठीक है बेटा, अब अपने बात करते हैं जो भारतीय कृषि का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी सी अपने ऊपर ऊपर से जो जो मैटर आपके सिलेबस में दिया गया है मैं वही करवा रहा हूँ और कुछ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, बस 11वीं 12वीं की अगर बुक्स आप पढ़ लेते हो तो आपका मान के चलिए जो जेट हो गया, सुपरवाइजर हो गया, और एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथो, सोयल साइंस, एंटमोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट कुल मिला के आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और ये पांचों सब्जेक्ट ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। उसके बाद में जो बचते हैं वो थोड़े बहुत बचते हैं। आपके कोई भी एग्जाम का अगर इंटरव्यू हो तो ये बुक्स बहुत ज़्यादा आपको प्रेफर करनी चाहिए, इनमें बेसिक नॉलेज रहता है और इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए भारतीय कृषि के बाद में अपने इतिहास की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले 1905 का साल आता है। कब का आता है? 1905 का साल आता है। इससे पहले भी क्या हुआ था देखिए, क्योंकि आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। अपने बात करें 1899 और 1900 की, तो इस साल में क्या था? विक्रम संवत 1956 यहां पर एक अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था, जिसे क्या बोला जाता है भी? छप्पनिया अकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छप्पनिया अकाल। विक्रम संवत 56 होने के कारण इसे छप्पनिया अकाल कहा गया। ठीक है, तो 1899 1900 में एक अकाल पड़ा जिसे छप्पनिया अकाल पड़ा और इसके कारण अपने खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और यहाँ पर जब ये वर्ष था तो इस टाइम क्या था? अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया कि भारत के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या है और इस जनसंख्या को कायम रखने के लिए, भूख से न मरने देने के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, और वो भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिहार के अंदर 1905 ईस्वी के अंदर ये जागे। 4 साल बाद में ये जागे, अंग्रेज जागे, और अंग्रेजों ने कहा बिहार में, और बिहार का कौन सा? दरभंगा जिला। जिला कौन सा? दरभंगा जिला बिहार का। यहाँ पर इन्होंने गंडक नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे एक प्रयोगशाला की स्थापना की। किसकी स्थापना की? प्रयोगशाला की स्थापना की। और उस प्रयोगशाला का नाम क्या है? उस प्रयोगशाला का नाम है फिप्स प्रयोगशाला। कौन सी? फिप्स प्रयोगशाला, जो आगे चलकर फिप्स ऑफ यूएसए के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिप्स ऑफ यूएसए के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1905 के बाद में 1911 का वक्त आता है, और 1911 के अंदर क्या होता है? 1911 का वक्त आया तो इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फिप्स ऑफ यूएसए को क्या बना दिया इन्होंने? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम दे दिया। ये भी कहां पर था? पूसा बिहार के अंदर। कहां पर था?
पूसा बिहार के अंदर था। ठीक है, याद रखिएगा। अब 1911 के बाद में 1919 का टाइम आता है। कब का टाइम आता है? 1919 का। और इंस्टीट्यूट की जगह इन्होंने नाम दे दिया इंपीरियल इंपीरियल एग्रीकल्चर इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1919 में इंस्टीट्यूट से नाम क्या आ गया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बन गया ये। 1911 में क्या था ये? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा बिहार के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में सन 7 नवंबर 1936 को भूकंप आ गया यहाँ पर पूसा बिहार में। क्या आ गया? भूकंप आ गया। और भूकंप आने के कारण अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक से इसका जो बिल्डिंग है वो क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो इसको स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित कहाँ पर कर दिया गया भाई? स्थानांतरित इसे न्यू दिल्ली के अंदर कर दिया गया। और कौन सी रोड पर? पूसा रोड, न्यू दिल्ली पर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1929 का वक्त आया कालांतर के अंदर। 1929 के अंदर 16 जुलाई का दिन था और 16 जुलाई को आईसीआर की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? आईसीआर की। आईसीआर की स्थापना आईसीआर की क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पर कृषि का अनुसंधान करके कृषि को प्रसार करना था, इसीलिए कृषि शिक्षा को देना जरूरी था। और यहाँ पर आईसीआर की स्थापना देने का मुख्य उद्देश्य था वो कृषि शिक्षा और साथ में कृषि का मैनेजमेंट संभालना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। 1929 के बाद में 1960 का वक्त आता है और 1960 के अंदर देखा जाता है कि खाद्यान्न की कमी महसूस हो रही है आज भी। तो इसीलिए क्या हुआ? जो आईसीआर के उस समय के बीपी पाल महानिदेशक थे। क्या थे? बीपी पाल क्या थे? महानिदेशक थे। और एमएस स्वामीनाथन ये उस टाइम डायरेक्टर थे। एमएस स्वामीनाथन और बीपी पाल ने मिलकर एक रूपरेखा तैयार की। कृषि की रूपरेखा तैयार करने के बाद में सन 1962 के अंदर हरित क्रांति के जो जनक हैं, आगे अपने सारे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दिया पहले ही, हम यहाँ पर सिर्फ आपका जो लेसन है वो कर रहे हैं। उसके बाद में 1962 के अंदर हरित क्रांति के जो जनक हैं कौन थे भी? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया? भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण करके यहाँ पर देखा कि यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, क्यों न मैं इस देश का भला कर दूं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एमएस स्वामीनाथन को बुलावा भेजा और 1965 के अंदर ये क्या कहाँ गए? 1965 के अंदर ये बोनी गेहूं के बीज लेकर आए। 1965 से 66 के अंदर क्या आई थी? हरित क्रांति आई थी और यहाँ से खाद्यान्न उत्पादन है वो क्या हो गया था? बढ़ना शुरू हो गया था। खाद्यान्न उत्पादन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो गया था। हालांकि एग्रीकल्चर का विकास है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया था? कम होने लग गया था, क्योंकि 1950 के करीब जब अपने प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम 50% के करीब था, परंतु धीरे धीरे घटता अपने अब 18 के करीब आ गया है। और भी धीरे धीरे इसकी वृद्धि विकास दर है वो कम होती जा रही है। तो हरित क्रांति की शुरुआत तक यहाँ तक अपने इतिहास रहता है कृषि का। और आजकल तो बहुत ज़्यादा आधुनिक कृषि है, अभी वैज्ञानिक तरीके से कृषि है वो की जा रही है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो भारतीय कृषि की विशेषता क्या क्या है, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे भारतीय कृषि की विशेषता।
विशेषता की बात करें तो देखिए भारतीय कृषि है वो मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है? मानसून आधारित है, यानी जब बरसात होती है, सिंचाई की सुविधाओं की कमी के कारण किसान क्या करते हैं, जब बरसात होती है तभी ही खेती करते हैं। यानी ज्यादातर कौन सी किस प्रकार की खेती होती है? रेन फेड कल्टीवेशन होती है। कौन सी कल्टीवेशन होती है? रेन फेड कल्टीवेशन ज्यादातर किसान हैं वो करते हैं। मानसून आधारित कृषि है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जून जुलाई के अंतर्गत आता है, तो उसी टाइम क्या होते हैं, खेतों में किसान जुताई करते हैं। जहां पर वर्षा आधारित है, सिंचाई सुविधाओं की कमी है, तो भारत के अंदर ज्यादातर क्या होती है, लगभग 60% जितनी खेती होती है उसकी 60% क्या है, रेनफेड फार्मिंग है वो की जाती है, रेनफेड कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद में अगर अपने 2 नंबर की बात करें तो कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। लगभग 70% जनसंख्या है वो कृषि के द्वारा ही उनका जीवन यापन होता है। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो अविकसित देश होते हैं, कौन से देश होते हैं, अविकसित जो देश होते हैं, वो वहां पर खेती, जो किसान खेती करते हैं वो किस लिए करते हैं भी, जीवन निर्वहन के लिए करते हैं। फार्मिंग फॉर सब्सिस्टेंस, अपने जीवन यापन के लिए, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करते हैं। तो अविकसित देश के अंदर किसान किस प्रकार की खेती करते हैं, जीवन निर्वहन की प्रकार की खेती करते हैं। ठीक है। कृषि पर निर्भरता ज्यादा होने के कारण भी इसकी क्या है, एक विशेषता है। 3 नंबर की बात करें तो ज्यादा अपने किसान हैं वो नई तकनीकों को ग्रहण नहीं करते हैं, परंपरागत तकनीक को ही अपनाते हैं। परंपरागत तकनीकों को ही ये अपनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। परंपरागत तकनीक, पहली विशेषता कौन सी, मानसून आधारित है। दूसरी कृषि पर निर्भरता है। तीसरी परंपरागत तकनीकें, ज्यादातर किसान हैं वो रूढ़िवादी हैं और नई तकनीकों को ग्रहण नहीं करते हैं, पुरानी तकनीक पर ही आज ही खेती कर रहे हैं। जैसे मशीनीकरण है, मशीनीकरण बहुत ही कम है भारतीय कृषि के अंदर। उसके बाद में अगर अपने देखें तो 4 नंबर की बात करें तो खाद्यान्न फसलें हैं वो ज्यादा उगाते हैं। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, अकेली खाद्यान्न फसलें ही ज्यादा उत्पादन करते हैं वो। जैसे अन्य फसलें अगर अपने बात करें, एरोमेटिक मेडिसिनल, किसी को सुना है क्या आपने कि कोई खेती करता है? 100 में से 1 भले ही। दूसरा अगर अपने देखें तो तिलहन बहुत ही कम बोते हैं अपने, ज्यादातर कणक बो देते हैं, गेहूं बो देते हैं, अपने चावल बो देते हैं, जौ बो देते हैं, बाजरा ज्वार ये सादा ज्यादा बोई जाती है। ठीक है, दलहन फसलें कम बोते हैं, तिलहन फसलें कम बोते हैं। तो परंपरागत रूप से ही अपने खाद्यान्न फसलें ज्यादा लेने की चॉइस रखते हैं। इस कारण ज्यादा बार बार खाद्यान्न फसलें बोने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति है वो खराब हो जाती है, परंतु ये एक विशेषता है भारतीय कृषि की। ठीक है। दूसरा अगर अपने देखें 5 नंबर, तो 5 नंबर यहाँ पर अपने बात करें तो रोजगार का प्रमुख साधन है कृषि। रोजगार का प्रमुख साधन है कृषि। प्रमुख साधन कौन है? कृषि। तो कृषि के अंदर बहुत सारी जो अनस्किल्ड लेबर होती है वो, देखिए जब भी कृषि होती है, कृषि को सफलतम कृषि उत्पादन के लिए अपने को कम पैसों के अंदर अच्छे मजदूर मिल जाएं और सस्ता बीज मिल जाए, तो दोनों जब व्यवस्था होती है तो सफलतम कृषि मानी जाती है। और ये भारत के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, पर्याप्त रूप में अवेलेबल है। तो रोजगार का ये प्रमुख साधन है। 5 नंबर के बाद में 6 नंबर, राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए किसी न किसी दृष्टि से किसान है वो जब खेती करता है तो उसके अंदर इनपुट्स यूज करता है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर हो गया सबसे, उसके बाद में कृषि के उपकरण हो गए, उसके बाद में बीज हो गया, बीज के बाद में लेबर हो गई, उसके बाद में अगर अपने देखें तो फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, दवाई, उसके बाद में जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तब। इस प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान है वो कृषि करती है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं वो आपको याद रखनी है।
बहुत सारी विशेषता है, परंतु इम्पोर्टेंट विशेषता है वो इतनी है। 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय कृषि की विशेषता क्या क्या है, तो आप लिख सकते हैं अच्छे से अगर इन बातों को याद रखो तो। दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिव प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो स्कोप क्या क्या है, क्या क्या क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो स्कोप की बात करें तो कृषि के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र बहुत है बेटा। पहले की बात करें तो आप वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ लिख के आप क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। साइंटिफिक एग्रीकल्चर आप करके अच्छा लाभ है वो कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपने बात करें तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आप जा सकते हैं, यानी सर्विस लग सकते हैं, आप सर्विस एरियाज के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। कौन से किस प्रकार से आप प्रसार अधिकारी बन सकते हैं। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहता है वो प्रसार ही करता है, बताता है, ठीक है, कि ऐसा करके आप ऐसा करना और आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। होता कुछ नहीं है, पर सेवा क्षेत्र के अंदर आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप जा सकते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में कृषि के अंदर अनुसंधान के क्षेत्र में जा सकते हैं, ठीक है। कृषि अनुसंधान के अंदर आप जा सकते हैं। अनुसंधान किसका होता है अभी, अनुसंधान की बात करें तो जैसे देखिए बीज उत्पादन है, क्या है, बीज उत्पादन। अब नई नई किस्में बनती है तो कृषि अनुसंधान, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी अनुसंधान का कार्य करवाती है, ठीक है। या आप एग्रीकल्चर ARS रिसर्च स्टेशन के अंदर साइंटिस्ट बन के रिसर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो बीज उत्पादन के अंदर भी रिसर्च होती है। दूसरा, आप कोई भी कीटनाशी या पेस्टिसाइड बना रहे हैं उसके अंदर भी रिसर्च होती है, यानी किसी भी प्रकार की खोज करने के लिए आप इस सेक्टर को चुन सकते हैं। दूसरा, अगर अपने देखें तो कृषि के अंदर उद्योग आप लगा सकते हैं, कृषि उद्योग, जो बहुत सारे उद्योग है भाई, किसी भी प्रकार का उद्योग का चूज आप कर सकते हैं। कृषि यंत्र बनाने का, कृषि उपकरण बनाने का, उसके बाद में कृषि बीज उत्पादन फर्म खोलने का, कैसे भी प्रकार का आप कच्चे माल, क्योंकि कृषि है वो वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती है, डेयरी उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती है, तो किसी भी प्रकार का आप उद्योग है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वस्तुएं आती है आपके बाजार के अंदर, उन वस्तुओं को आप व्यापार करके भी अच्छा लाभ है वो कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।